मेरी परदादी को उसी कदकाठी के एक चूहे के दानव ने खा लिया था और फिर उनका रूप धरकर हमारे घर में छिप कर रहने लगा। फिर एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि परदादी ने अनाज के मटके का ढक्कन खोला और सैकड़ों चूहों को बुला लिया। तभी उनके पीछे से एक लंबी सी चूहे की पूंछ निकल आई। आधी रात थी। मैं नींद में आधा जागा आधा सोया हुआ पेशाब करने उठा। ठंडी हवा ने मेरी कमर छू ली और मैं पूरी तरह जाग गया। पास से देखा तो पता चला कि मैं शौचालय में नहीं बल्कि आंगन की दीवार पर ही पेशाब कर रहा था। मैं समझ गया कि अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। मैंने जल्दी से पैंट संभाली और कमरे की तरफ भागा। रसोई के पास से गुजरते हुए अंदर से ची 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 की आवाजें आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो मेरी परदादी थी। अंदर पूरा अंधेरा था। उन्होंने दीपक भी नहीं जलाया था। वो क्या कर रही थी? जिज्ञासा में मैं दरवाजे के पास दीवार से सटकर अंदर झांकने लगा। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। परदादी ने अनाज के मटके पर रखा लकड़ी का ढक्कन हटाया हुआ था। खिड़की से एक एक करके बड़े बड़े धूसर रंग के चूहे अंदर घुस रहे थे। वे लगातार उमड़ते हुए मटके में भरते जा रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए। और जब मैंने परदादी की टांगों के बीच देखा तो वहाँ एक लंबी चूहे की पूंछ दबाई हुई थी। मेरी परदादी वो एक चूहे की आत्मा थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम पीछे हटाया, आवाज हो गई। कौन? परदादी ने अचानक सिर घुमाया। उनकी छोटी छोटी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और दरवाजे की तरफ घूम रही थीं। उन्होंने मटके की तरफ श्श की आवाज की। सारे चूहे एक दूसरे पर चढ़ते हुए भाग निकले। पल भर में पूरा मटका खाली हो गया और वे रसोई से गायब हो गए। परदादी ने मटका ढका और तेज कदमों से बाहर आई। उन्होंने इधर उधर देखा। उन्होंने मुझे नहीं देखा। फिर धीरे धीरे अपने पश्चिम वाले कमरे की ओर चली गईं। जैसे ही उनका दरवाजा बंद हुआ, मैं कोने में रखी बांस की टोकरी के पीछे से निकला और दबे पांव भागकर अपनी दादी के कमरे में गया। मैं बिस्तर पर घुसा ही था कि दादी जाग गईं। सोनू, तुम फिर अकेले सोने से डर गए क्या? दादी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं कांप रहा था, जैसे सर्दी में कांपते हैं। पर दादी, वो चूहे की आत्मा है। बकवास मत करो, सावधान रहना। तुम्हारे दादा सुन लेंगे तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुमने बुरा सपना देखा है, अब सो जाओ, नहीं तो सुबह हो जाएगी। इतना कहकर दादी फिर सो गई। मैं डर के मारे कांपता रहा। धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। खिड़की के बाहर एक चेहरा था। परदादी मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। डर के मारे मेरी जान निकल गई। मैंने तुरंत सिर कंबल में छिपा लिया, दादी को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, बिस्तर पर मैं अकेला था। दादी आंगन में थी। मैं बाहर निकला तो दूर देखा, परदादी पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर बैठी मुझे घूर रही थी। तभी रसोई से दादी की आवाज आई, अरे सुनते हो, अनर्थ हो गया। उन्होंने देखा कि अनाज के मटके में रखा अनाज कम हो गया है। उन्होंने दादा को बुलाया। परदादी मुझे घूर रही थी। मैं तुरंत दादा के पीछे छिप गया। दादी और दादा अनाज कम होने की बात पर चर्चा कर रहे थे। हमारे गाँव में चूहों का आतंक था, इसलिए मटकों पर भारी लकड़ी के ढक्कन रखे जाते थे। उन्हें खोल पाना चूहों के बस की बात नहीं थी। मैं कई बार बोलना चाहता था कि मैंने रात में क्या देखा, लेकिन रसोई और पश्चिम वाला कमरा पास पास थे। मुझे डर था कि परदादी सुन लेंगी। मैंने तय किया कि जब वो घर में न होंगी तभी बताऊंगा। दोपहर के बाद मैं अपने दोस्त राजू के पास गया। गांव में बूढ़ों के रूप में चूहे की आत्माओं की अफवाह पहली बार उसी के घर से फैली थी। पिछले साल उसके घर में चूहों का प्रकोप था। मारने पर भी खत्म नहीं होते थे। अनाज लगभग खत्म हो गया था। फिर उसके पिता ने खेत में एक बड़ा चूहे का बिल पाया। उसमें से उसकी दादी के कपड़े और जूते मिले। तभी उन्हें पता चला उनकी माँ असली नहीं बल्कि चूहे की आत्मा थी। राजू के पिता ने कुदाल उठाई और घर जाकर उसे मार डाला। उसके बाद उनके घर में कभी चूहे नहीं आए। लेकिन इस साल फिर एक घर में यही हुआ। एक बढ़ई के घर में उसकी पत्नी ने 2 महीने के बच्चे को काट कर मार डाला। कहा जाता है कि जब चूहे की आत्मा सतर्क न हो तो उसकी पूंछ दिख जाती है, पर अगर वो किसी ऐसे इंसान का खून पी ले जो चूहे के साल में जन्मा हो तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और फिर उसकी पहचान करना असंभव हो जाता है। मैंने राजू से मदद मांगी, लेकिन वो नाराज हो गया। तुम्हारी परदादी चूहे की आत्मा है? असंभव। झूठ मत बोलो। क्यों असंभव? तुम्हारी दादी भी तो। वो मुझे धक्का देकर बोला, अगर दोबारा ये बात की तो हमारी दोस्ती खत्म। मेरा गुलेल और कंचे वापस कर देना। मैं हैरान रह गया। पिछले साल तो वही हर किसी को ये कहानी सुनाता था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरी मदद करो, और वहाँ से चला आया। फिर मैं गुड़िया के पास गया। उसके दादा ही वो बढ़ई थे। उसने कहा, राजू को उसके पिता ने डांटा है। उन्होंने कहा कि अगर वो ये बात बाहर फैलाएगा तो चूहे की आत्मा बदला ले सकती है। मैं सन्न रह गया। वाकई?
ये आत्माएं बहुत चालाक होती हैं। गुड़िया ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। उसकी योजना सुनकर मैं तुरंत रमेश के घर भागा। शाम तक घर लौटा। चाचा और उनका परिवार आए हुए थे। मौका देखकर मैं रसोई में गया और जेब से एक पतली सी चर्बी वाली सूअर की चर्बी निकाली, लोहे की कढ़ाई में डाल दी। जैसे ही चर्बी गर्म हुई, चट चट की आवाज के साथ सुनहरी हो गई। गुड़िया ने बताया था, चूहे की आत्मा तली हुई चर्बी की खुशबू सह नहीं सकती। अगर उसे सामने फेंक दिया जाए तो उसकी असली शक्ल बाहर आ जाती है। उसकी नाक चूहे की तरह फड़कने लगती है, 2 लंबे दांत और पूंछ भी बाहर आ जाती है। दिन भर मैं रमेश के घर के बाहर इंतजार करता रहा। आखिरकार उसने मुझे सूअर की पतली चर्बी का टुकड़ा दिया। उसी समय दादी ने मुझे खाने के लिए आवाज लगाई। मैंने जल्दी से तली हुई चर्बी का टुकड़ा कढ़ाई से निकाला, उसे चॉपस्टिक में दबाकर एक छोटे से कागज में लपेटा और जेब में रख लिया। जब मैं बाहर आया तो सब लोग पहले ही खाने की मेज पर बैठ चुके थे। सिर्फ एक जगह खाली थी, वो ठीक परदादी के बगल में थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कांपते हुए जाकर वहां बैठ गया। गुड़िया की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जितनी गर्म होगी चर्बी उतनी ज्यादा खुशबू आएगी और चूहे की आत्मा खुद को उतना ही कम रोक पाएगी। तुम्हें सही मौके का इंतजार करना होगा। मैंने मौका देखकर चुपके से मेज के नीचे हाथ डाला और चर्बी का टुकड़ा निकाल लिया। परदादी, ये आपके लिए। मैंने चर्बी का टुकड़ा उनकी कटोरी में रख दिया। परदादी ने पहले चम्मच रोका, फिर कटोरी की तरफ देखा। उनकी नाक हल्के से फड़कने लगी। मेरे हाथों में पसीना आ गया। सोनू, तुमने परदादी को क्या दिया है? बाकी सब लोग गर्दन बढ़ाकर उनकी कटोरी की तरफ देखने लगे। मैं बिना पलक झपकाए परदादी को घूरता रहा। अब अपना असली रूप दिखाओ, चूहे की आत्मा। परदादी ने कटोरी में देखा, फिर सिर झुकाकर मेरी तरफ मुस्कुराई। अरे सोनू, ये चर्बी का टुकड़ा कहाँ से लाए? कितनी अच्छी खुशबू है। उसी समय मैंने देखा उनका चेहरा धीरे धीरे सिकुड़कर बीच में सिमटने लगा। उनके मुंह से ची ची जैसी आवाज निकल रही थी। अचानक छत से एक बड़ा धूसर रंग का चूहा छलांग लगाकर सीधे खाने की मेज पर आ गिरा। उसने परदादी की कटोरी उछाल दी। कटोरी जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में टूट गई। बड़ा चूहा चर्बी का टुकड़ा मुंह में दबाकर भाग गया। उसी समय मेज के नीचे से मीठी सी रोने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। मेरी छोटी चचेरी बहन मीठी जमीन पर बैठी कटोरी के टूटे टुकड़े उठा रही थी। उसकी उंगली कट गई थी और खून बह रहा था। अरे मीठी, तुम कितनी शरारती हो। परदादी फुर्ती से उसे उठाकर गोद में ले गई। उन्होंने उसकी खून बहती उंगली पकड़ ली और अपने मुंह में डालकर चूसने लगी। मेरी चाची दौड़ कर आई और मीठी को उनसे अलग किया। परदादी ने अपनी खून से लाल हुई जीभ से अपने होंठ चाटे और मुस्कुरा दी। मैंने उनकी पीठ की तरफ देखा। कोई पूंछ नहीं थी। किसी और ने भी उनके चेहरे का बदलाव नहीं देखा था। अचानक मुझे एक जरूरी बात याद आई। मैं मीठी के पास गया और धीरे से पूछा, मीठी, तुम इस साल कितने साल की हो? 3 साल। मैंने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। सूअर, बैल, बाघ, खरगोश। 2 बार गिनने के बाद मुझे याद आया 3 साल पहले चूहे का साल था। मीठी चूहे के साल में पैदा हुई थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहा जाता है अगर चूहे की आत्मा किसी ऐसे इंसान का खून पी ले जो चूहे के साल में पैदा हुआ हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और फिर उसकी कोई कमजोरी नहीं बचती। मैंने चोरी से परदादी की तरफ देखा। वो मुझे घूर कर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, जैसे उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। पूरी रात मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं दादा दादी को सब कुछ बता सकूं। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। दिल धक धक कर रहा था। मुझे बढ़ई की पत्नी की याद आई जिसने अपने ही पोते को काट कर मार डाला था। मैं मीठी के लिए बहुत डर गया। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सब लोग मेरी बात मान लें। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं। तभी चाचा के कमरे से मीठी के जोर से रोने की आवाज आई। मैं तुरंत उठकर वहां भागा। अंदर चाची मीठी को गोद में पकड़े थी। दादी और दादा भी वहीं खड़े थे। मैंने देखा मीठी का बायां पैर खून से लथपथ था। उसकी कई उंगलियां बुरी तरह कटी हुई थीं। चाचा अलमारी से दवा निकालकर उसके घाव पर लगा रहे थे। चाची का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने कहा, अभी अभी मीठी कह रही थी उसने देखा कि परदादी उसके बिस्तर पर बैठी थी और उसकी पैर की उंगलियां चबा रही थी। दादा झल्ला उठे। 3 साल की बच्ची है, बुरा सपना देखा होगा, इतना हल्ला मचाने की क्या बात है? चाचा ने कहा, जब मैं उठा तो खिड़की के पास धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बाहर कूदी हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, गाँव में कहते हैं कि चूहे की आत्मा बूढ़े का रूप ले सकती है, क्या ये सच हो सकता है? दादा ने गुस्से में उनके सिर पर हाथ मारा। बेकार की बातें मत करो, तुम्हारी माँ घर में रहती है, सबकी नजर के सामने। अगर कोई चूहे की आत्मा है भी तो वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। चाचा खिड़की के पास गए और बाहर झांका। अचानक उन्होंने जमीन से कुछ उठाया, धूसर रंग की एक पुरानी कपड़े की जूती। उन्होंने वह जूती दादा दादी के सामने रखी। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे ये तो माँ की जूती है। चाची की आंखें फैल गई। यही तो वो चीज है जो खिड़की से भागते समय गिर गई थी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा
छा गया। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, सिर्फ दादा अब भी चुप थे। मैंने हिम्मत करके कहा, दादा, दादी, चाचा, चाची, परदादी चूहे की आत्मा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादा ने गुस्से में हाथ उठाया। चुप रह बदमाश, अभी तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ। लेकिन दादी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसे बोलने दो, सोनू अब बड़ा हो गया है। दादी ने मेरी तरफ सिर हिलाया। मैंने कल रात रसोई में जो देखा था सब कुछ विस्तार से बता दिया। दादी दांत पीस कर बोली, मैं कह रही थी ना, अनाज इतना कम कैसे हो सकता है, चूहे लकड़ी का भारी ढक्कन नहीं हटा सकते। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सोनू सच कह रहा है, मीठी चूहे के साल की है। तुम्हारी माँ को अपना असली रूप छुपाना है, इसलिए वह मीठी का खून पीना चाहती थी। अगले दिन मैं, चाचा और चाची गोद में मीठी को लिए सब आंगन में खड़े थे। दादी रसोई से बाहर आई। उनके हाथ में एक थाली थी, उसमें 3 सुनहरे तले हुए चर्बी के टुकड़े रखे थे। खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दादी ने कई बार दादा को इशारा किया। आखिरकार दादा ने थाली उठाई और पश्चिम वाले कमरे की तरफ बढ़े। उनके दूसरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। थोड़ा डर था, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह। अगर दादा चूहे की आत्मा को मार देंगे तो क्या वह अपने असली रूप में बदल जाएगी? जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, परदादी ने पहले ही बोल दिया, बेटा, कल रात चूहा मेरी जूती उठा ले गया था, जरा ढूंढ देना। दादा ने कहा, जूती तो पूर्व वाले कमरे में है, बाद में ला दूंगा। उन्होंने कुल्हाड़ी चुपके से अपने पैरों के पास रख दी। फिर बोले, माँ, ये चर्बी खाइए, वाह कितनी खुशबू है। सोनू और मीठी ने खा लिया क्या? किसी ने जवाब नहीं दिया। हम सब उन्हें ध्यान से देख रहे थे। परदादी के मुंह में ज्यादा दांत नहीं बचे थे। एक टुकड़ा चर्बी खाने में उन्हें बहुत समय लग रहा था। हम सब कमरे में खड़े थे, लेकिन अभी तक परदादी ने अपना असली रूप नहीं दिखाया। दादी पहले ही दादा को चेतावनी दे चुकी थी, अगर चूहे की आत्मा मीठी का खून पी चुकी है तो अब वह असली और नकली में फर्क मिटा सकती है। सिर्फ बढ़ई के घर में ही ऐसा नहीं कहा गया था, राजू के पिता ने भी यही बात कही थी। जब दादा ने दूसरी चर्बी का टुकड़ा उठाया, तभी परदादी ने अचानक कहा, बेटा, मुझसे अब चबाया नहीं जा रहा, बच्चों को खिला दो। दादा ने थाली एक तरफ रख दी। उन्होंने पैरों के पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली। उनका चेहरा काला पड़ गया था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, तूने मेरी माँ को कहाँ छुपाया है? परदादी के चेहरे पर उलझन आ गई। बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? दादा गरजे, तू चूहे की आत्मा है। तूने मेरी पोती की उंगलियां चबा डाली, उसे जिंदगी भर के लिए लंगड़ा बना देती। जल्दी अपना असली रूप दिखा और बता, मेरी माँ कहाँ है? अभी भी सच बोल दे तो शायद तुझे जिंदा छोड़ दूं। परदादी अविश्वास से दादा को घूरने लगी। फिर उन्होंने दादा के पीछे खड़े हम सबको देखा। उन्हें समझ में आ गया कि ये चर्बी वाला जाल किसने रचा था। वह गुस्से से कांप उठी। नालायक, तेरे बाप को गुजरे अभी कितने साल हुए हैं और तू अपनी ही माँ पर छुरी तान रहा है? ऐसी अपशकुनी बातें कर रहा है। हमारे चेन परिवार में तू जैसा कपूत कैसे पैदा हो गया? काश मैंने तुझे बचपन में नदी में डुबो दिया होता। तू तो जानवर से भी गया गुजरा निकला। दादा का हाथ कांप गया। कुल्हाड़ी थोड़ी पीछे खिसक गई। दादी आगे बढ़ी। सुनिए, उसके नाटक में मत आइए, ये राक्षस आसानी से नहीं मानेगा। इसका एक हाथ काट दीजिए, तब सच उगलेगा। परदादी जोर जोर से रोने लगी। मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। दादा के दिवंगत पिता का नाम। दादा का हाथ और कांपने लगा। दादी चिल्लाई, चेन साहब अभी भी समझ नहीं रहे, ये जो आपकी माँ की खाल ओढ़े खड़ी है वो क्या है? जरा सोचिए, क्या आप बढ़ई जैसा अंजाम चाहते हैं? पोती को मरवा दें, बेटे आपको छोड़ जाए। अगर आज भी कुछ नहीं किया तो ये दानव हम सबको खा जाएगा, आपके खानदान का नाम मिट जाएगा। परदादी ने अचानक सिर उठाया और दादी की तरफ घूरा। बेटा, इस औरत की बातों में मत आओ, मुझे तो ये खुद जहरीली नागिन लगती है। जब से ये हमारे घर आई है शांति नहीं रही। अगर ये न होती तो तुम और तुम्हारे भाई क्यों लड़ते? जरा सोचो। अब दादी भी फट पड़ी। उन्होंने परदादी को गालियां देना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी छीनकर खुद वार करना चाहती थी। दादा ने झल्लाकर दादी को धक्का दिया। बस करो, सब लोग बाहर जाओ। उन्होंने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। दादी बाहर खड़ी होकर गालियां देती रही। थोड़ी देर बाद दादा एक मोटी लोहे की जंजीर लेकर अंदर गए। उन्होंने परदादी के पैरों को खाट के पायों से बांध दिया। फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से परदादी के रोने की आवाज आती रही। हमने चूहे की आत्मा को पकड़ लिया था। दादा और चाचा कुत्ते दाहुआंग को साथ लेकर बाहर निकले। वे असली परदादी को खोजने गए। हमें उम्मीद थी शायद असली परदादी कहीं छुपी मिल जाए। कुछ देर बाद चाचा लौटे। उनके हाथ में कपड़ों का एक सेट था। उनके होंठ कांप रहे थे। वह चुपचाप रोने लगे। ये कपड़े सोनू की परदादी के हैं। माँ को उस दानव ने मार डाला। चाचा सदमे में थे, लेकिन मुझे अजीब सा एहसास हुआ। जब मैंने उन कपड़ों को देखा तो मुझे पहले से पता था कि वे धूसर नीले रंग के हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा? अचानक मुझे याद आया, कुछ दिन पहले परदादी कई दिनों तक बड़बड़ा रही थी कि उनकी धूसर नीली पोशाक खो गई है। मैंने पहले ही क्यों पहचान लिया था? घर लौटते ही दादा की आंखें खून की तरह लाल थीं। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पश्चिम वाले कमरे में घुस गए। अंदर से कुछ भारी दबे हुए वारों की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बढ़ई और राजू के घर की तरह मैं और चाचा भी चटाई लेकर गए। हमने चूहे की आत्मा की लाश उठाई, उसे सूनी जमीन पर ले जाकर आग लगा दी। मेरी परदादी उस दानव के कारण मर गई थी। हमने उस दानव को मार डाला, लेकिन मेरे दिल में समझ नहीं आ रहा था मैं ज्यादा दुखी था या ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। सब खत्म होने के बाद मैं गुड़िया को ढूंढने गया। वह घर पर नहीं थी। मैं राजू के पास गया। हालांकि उसने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं था। मैं उसकी मजबूरी समझता था। राजू ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। तुम्हारे दादा ने चूहे की आत्मा को जला दिया? हाँ, राजू ने सिर हिलाया। बकवास मत करो, ये सच है। तुम्हारी दादी भी तो। फिर तुम मेरे घर की बात क्यों नहीं मानते? मेरी आवाज भर्रा गई। मेरी परदादी चली गई। क्या तुम्हें लगता है मैं चाहता था कि वो दानव हमारे घर आए? यह कहते कहते मेरे अंदर अचानक गहरा दुख उमड़ आया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अब परदादी कभी पश्चिम वाले कमरे के दरवाजे पर बैठकर मुझे
मुझे हाथ नहीं हिलाएंगी। मैं और बहस नहीं करना चाहता था, मुड़कर चल पड़ा। पीछे से राजू की भारी आवाज आई, ऐसा नहीं हो सकता, कोई चूहे की आत्मा नहीं होती। घर लौटते समय मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। राजू ने बताया, एक रात उसने अपने माँ बाप को बात करते सुना था, तभी उसे सच्चाई पता चली। सच्चाई ये थी, उसकी दादी बीमार थी, इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पिता ने उन्हें मार दिया और चूहे की आत्मा की कहानी बना दी। कोई चूहे की आत्मा नहीं थी, वो बस बड़ों का गढ़ा हुआ झूठ था। राजू ने मुझसे कसम ली कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे लगा वो सच कह रहा है, लेकिन अगर कोई चूहे की आत्मा नहीं थी तो उस रात मैंने परदादी की पूंछ कैसे देखी? मीठी की उंगलियां किसने चबाई? शाम को दादी ने बताया, गुड़िया की परदादी गायब हो गई है, शायद किसी ने ध्यान नहीं रखा और चूहे की आत्मा उन्हें घसीट कर ले गई। मेरा यकीन और पक्का हो गया, चूहे की आत्मा सच में होती है। अगली सुबह मैं गुड़िया के घर गया। गुड़िया बोली, कल दादी वापस आ गई। हम दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे थे, तभी गुड़िया की परदादी घर से बाहर निकली। उन्होंने हमें देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। मुझे उनका मुस्कुराना कुछ जाना पहचाना लगा। आओ बच्चों, उन्होंने कहा, दादी तुम्हें टॉफी देंगी। उन्होंने जेब में हाथ डाला, काफी देर तक टटोलती रही, फिर हाथ बाहर निकाला, लेकिन हथेली खाली थी। दादी आप हमें छेड़ रही हैं? गुड़िया हंस पड़ी। गुड़िया की परदादी भी खिखी करके हंसी। उसी क्षण एक पल के लिए मैंने देखा कि उनके चेहरे के सारे नाक नक्श धीरे धीरे बीच में सिमट गए। मैंने आंखें झपकाई, उनका चेहरा फिर सामान्य था। क्या मैंने गलत देखा? मैं घर जा रहा हूँ कहकर मैं भाग पड़ा। रास्ते में अचानक एक याद बिजली की तरह कौंधी। मुझे याद आया, उस रात खिड़की के बाहर परदादी भी ठीक ऐसी ही मुस्कुराई थी, एकदम वही मुस्कान। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या गुड़िया के घर जो वापस आई है वो सच में उसकी परदादी है?